तो एज आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट हाइब्रिड फंड्स। जो सबसे पहली चीज हमको अपने दिमाग में बैठानी है दोस्तों, कि हाइब्रिड फंड्स का मोटिव क्या है। व्हाट इज द मोटिव ऑफ अ हाइब्रिड फंड, एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट हाइब्रिड फंड्स आर टारगेटिंग, किस वजह से हाइब्रिड फंड्स को बनाया गया, पहले आपको ये समझना है कि भाई हाइब्रिड फंड्स होते क्या है। तो जैसे नाम बोल रहा है, ऐसे फंड्स जहां पे मोर देन वन एसेट क्लास में पैसा लगता है, उसको हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं। तो सपोज अगर आप इक्विटी और डेट दो एसेट क्लास हैं, अगर आप इन दो एसेट क्लास में पैसे लगा रहे हैं तो उसको हम हाइब्रिड फंड बोलेंगे। इट मे बी दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर देन टू एसेट क्लास, दैट इज ऑल्सो अ हाइब्रिड फंड। जब भी हम किसी एक एसेट क्लास से ज्यादा एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं एक ही स्कीम में, उसको हम हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं। नाउ the history of hybrid funds in India is predominantly only in two asset class, which is equity and debt. अगर आप इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है दोस्तों सिर्फ दो ही एसेट क्लासेस में निवेश होता है, जो है इक्विटी और डेट। ठीक है, सो इक्विटी और डेट में ही निवेश को हम जनरली हाइब्रिड फंड समझते हैं। आप इक्विटी और डेट में जो प्रपोर्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कहीं पे इक्विटी ज्यादा होगा, कहीं पे डेट ज्यादा होगा, कहीं पे बैलेंस होगा, कहीं पे 0 to 100 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ जो क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछना है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई हम हाइब्रिड फंड क्यों दें। अगर मुझे इक्विटी देना है, अगर मुझे डेट देना है, तो वो मैं खुद से भी कर सकता हूं। Suppose I want to give equity 60% and 40% debt. What I can do, I am going to give 100 रुपीज का 60 रुपीज मैं इक्विटी में लगा दूं और 40% डेट में लगा दूं। मैं एक हाइब्रिड फंड में क्यों लगाऊं, इसका आपको आंसर समझना है। और मुझे लगता है कि अगर आप एक हाइब्रिड फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसमें मल्टीपल चीजें हैं जो प्ले आउट होती हैं। सबसे पहला है दोस्तों कि एक हाइब्रिड फंड में आपको एक प्रोफेशनल एसेट एलोकेशन मिल रहा है। Suppose you are going to decide that I am going to put 60% in equity and 40% in debt. Now, at what time, which asset class has to be given more weightage, वो हमारी जो समझ है और एक जो फंड मैनेजर की समझ है, दोनों में काफी डिफरेंस हो जाता है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू गिव मनी टू अ हाइब्रिड फंड, वहां पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है कितना इक्विटी में कब लगाऊं, कब निकालूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो इट इज अ बेटर टू गिव अ प्रोफेशनल टू डिसाइड द एसेट एलोकेशन, इंस्टेड ऑफ यू डिसाइडिंग द एसेट एलोकेशन कि कितना इक्विटी में डालूं, कितना डेट में डालूं, या कितना दूसरे एसेट क्लास में डालूं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग हाइब्रिड फंड्स, जहां पे आप एक प्रोफेशनल को एसेट एलोकेशन करने का मौका दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। सेकेंड, यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट टैक्स आर्बिट्रेज। अज्यूम आप खुद से एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, जहां पे आप इक्विटी में एक्स डाल रहे हैं, डेट में वाई डाल रहे हैं, गोल्ड में जी डाल रहे हैं। जब भी आप एसेट एलोकेशन को चेंज करते हैं या रीबैलेंस करते हैं, आपको रिडम्पशन करना है और दूसरे में परचेस करना है। नाउ दैट इज गोइंग टू ड्रॉ कैपिटल गेन्स, दैट इज गोइंग टू ड्रॉ एग्जिट लॉस। लेकिन जब आप एक हाइब्रिड फंड में निवेश करते हैं, तो वहां पे जब भी एसेट एलोकेशन का चेंजेस होता है, फॉर एन इन्वेस्टर दोज कैपिटल गेन्स, एग्जिट लॉस आर नॉट गोइंग टू कम इनटू प्ले। तो जब आप एक फंड में निवेश करते हैं और वो एसेट एलोकेशन को चेंज करता है, वो इक्विटी से डेट में जा रहा है, डेट से इक्विटी में जा रहा है, वहां पे इन्वेस्टर को टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जिट लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से भी आप कस्टमर को है ना दोस्तों, वो हाइब्रिड फंड्स दे सकते हैं, जहां पे आप जो है कस्टमर का जो है एसेट एलोकेशन सही से कर रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी मच मोर टैक्स एफिशिएंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इट इज गोइंग टू गिव यू कन्वीनियंस। आपको डेली ट्रैक नहीं करना है, somebody else is tracking your portfolio, taking the changes happening, and that's how it is going to play out. So I hope now you got the clarity कि भाई हाइब्रिड फंड्स अगर मैं दे रहा हूं, so what should be the purpose of giving a hybrid fund and what are the pros and cons. Okay, so I hope you are able to understand this. Once you are able to get the idea भाई हाइब्रिड फंड्स कैसे ऑपरेट होते हैं, let's talk about the various kinds of hybrid funds which we have in India.
कितने टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स है उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे, और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इन कैटेगरीज की अगर आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो है वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। प्लीज ओपन वैल्यू रिसर्च वेबसाइट। एक बार आप वैल्यू रिसर्च वेबसाइट को ओपन करेंगे दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे फंड्स में, आप यहाँ पे फंड मॉनिटर में जाएंगे। वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन डॉट कॉम में फंड्स, फंड मॉनिटर। जब आप यहाँ पे जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हर कैटेगरी के परफॉर्मेंस आपको दिख रही है। और क्योंकि आज हम हाइब्रिड फंड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है हाइब्रिड फंड्स का डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरियस काइंड्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स। यहाँ पे आप देखिए, लेट मी क्लोज दिस। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग्स, आर्बिट्रेज, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन, ये सारे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आज हम उसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला कैटेगरी मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है एग्रेसिव हाइब्रिड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं दोस्तों? ये वो फंड्स होते हैं जहां पे इक्विटी एक्सपोजर 65% या उससे ज्यादा होता है। ऐसा है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां पे आपको इक्विटी टैक्सेशन आए। ठीक है, तो इस तरीके के फंड में 65% एंड अबव इक्विटी होता है और बाकी का जो है डेट होता है। ऐसे फंड्स को आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं आपका फंड मैनेजर एग्रेसिव भी रहे, लेकिन एग्रेसिव होने के साथ साथ वो डाउन साइड बचाने के लिए उसके पास डेट का भी कंफर्ट हो, तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को देख सकते हैं। नाउ मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आर गोइंग टू पुट यू इन टू बोट्स एट द सेम टाइम। वो इक्विटी में भी है, वो डेट में भी है। तो ना आप पूरा इक्विटी प्ले आउट कर पा रहे हैं, ना पूरा डेट प्ले आउट कर पा रहे हैं। आपको इक्विटी का भी पूरा रिटर्न नहीं मिलेगा, ना डेट का आपको पूरा कंफर्ट मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप एग्रेसिव फंड लेने से अच्छा है कि आप एक लार्ज कैप या लार्ज मिड कैप फंड लें, जहां पे जो फंड मैनेजर है वो एटलीस्ट 10% डेट तो रख ही सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो उसमें होता क्या है, अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लेते हैं, इट इज बाय डिफॉल्ट इज गोइंग टू हैव 60 to 70% इक्विटी एक्सपोजर। लेकिन बाकी का डेट है या इक्विटी है वो फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है। वहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप कभी भी हाइब्रिड फंड ले रहे हैं तो हमारा हमारा लॉजिक ये होता है कि हम कस्टमर को थोड़ी सेफ्टी देना चाहते हैं। ये सर नो, हम चाहते हैं भाई हाइब्रिड फंड में डेट है ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सेफ्टी आ जाए। नाउ हमारा जो हाइब्रिड फंड की सेफ्टी कैसे डिफाइन होगी दोस्तों? हाइब्रिड फंड सेफ है या नहीं है, ये एक ही चीज से डिसाइड हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी का मतलब है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो आपको बताएगा फंड कितना ऊपर नीचे टाइम के साथ हो रहा है। अगर आप एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन को एक इक्विटी फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फंड में कितना या इन दो कैटेगरी में कितना कम या ज्यादा रिस्क है। यस और नो? स्टैंडर्ड डेविएशन हमको फंड का रिस्क बताता है। अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और मेरे इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब दोनों का रिस्क एपेटाइट मोर और लेस सेम है। यस और नो? तो चलिए हम वैल्यू सर्च में देखते हैं कि भाई एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और एक इक्विटी फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सो दैट हमें क्लियरिटी मिले। तो जैसे मैं हमने आपको बोला दोस्तों, आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये हम यहाँ पे रेगुलर फंड्स ले लेंगे, ये एग्रेसिव हाइब्रिड्स हैं, और यहाँ पे हम रिस्क पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पे हम ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उनको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोस्तों वो 9.4, 10, 11, 12, 13 ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 10 से 11 के बीच में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का दिखेगा। अभी मैं एक इक्विटी कैटेगरी के फंड्स का देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप का खोल रखा है।
तो यहां पे आपने ये एग्रेसिव, ये क्या कहते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, इट इज गोइंग टू बी एनीवेयर बिटवीन 10 to 12%। यहाँ पे मोस्टली 11 है, लेट्स टेक ऑन एवरेज 10 to 12%। तो अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड से अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 0.5 to 1%। इसका मतलब मैं दोनों फंड का रिस्क ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्यों लूं? मेरा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लेने का मोटिव क्या है कि मैं उस फंड में रिस्क कम दे रहा हूं अपने क्लाइंट को, और रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफाइन होता है। अगर दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट सेम है, इट डजंट सर्व मी वेल टू गिव एग्रेसिव हाइब्रिड फंड फॉर माय क्लाइंट, अज्यूमिंग दैट इट इज गोइंग टू कैरी अ लेस रिस्क। उसमें रिस्क कम नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि रिस्क कम है क्योंकि मैंने आपको दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाया। In case you want to select an aggressive hybrid fund for your client, the other criteria which you should be looking at is look into the Sharpe ratio. Sharpe ratios हमें क्या बताते हैं दोस्तों? Sharpe ratios हमें बताते हैं दोस्तों कि फंड का पर रिस्क रिटर्न क्या बन रहा है। जितना ज्यादा Sharpe रेशियो होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए उस फंड को सेलेक्ट करने का। तो ये Sharpe रेशियोस, ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, सॉरी, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का खोलता हूं मैं। अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में यहां रिस्क में जो है शार्पे रेशियोस को आप बढ़ते से घटते क्रम में इसको शॉर्ट आउट कर लीजिए और देखिए कौन से फंड्स हैं जिनका शार्पे रेशियो बेटर है, और उन फंड्स को आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड देना चाहते हैं। द अदर कैटेगरी विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू इन द हाइब्रिड कैटेगरी इज गोइंग टू बी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। This is going to be one of the best or one of the most popular category in the hybrid category, which is dynamic asset allocation fund. Dynamic asset allocation funds क्या होते हैं दोस्तों? These are those funds where fund manager can go in equity or debt from 0 to 100 at any point of time. वो इक्विटी में भी 0 to 100 जा सकता है, डेट में भी 0 to 100 जा सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग। So this is going to be some one category where you are going to see a very dynamic asset allocation in terms of the equity and debt, जहां पे फंड मैनेजर कैन गो आइदर वे डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। और ये जो कैटेगरी है दोस्तों, इंडिया में सबसे पॉपुलर कैटेगरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप जो है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का एयूएम देखेंगे, दीज आर गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट। यू सी, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 94,000 करोड़, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड 60,000 करोड़, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड 32,000 करोड़। कितने? एएमसी का एयूएम 1 लाख करोड़ नहीं है। आप देखिए एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का एयूएम 94,000 करोड़ है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी इन इंडियन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अ बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड में क्यों निवेश करते हैं लोग? बिकॉज हेयर यू आर गोइंग टू गेट अ प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो इन द क्लाइंट्स अकाउंट। मोस्ट ऑफ द बैलेंस एडवांटेज फंड्स व्हाट दे डू, ये आपको मंथली डिविडेंड पे आउट्स देते हैं। तो हर महीने अगर आप एक रेगुलर कैश फ्लो ढूंढ रहे हैं, देन दिस कैटेगरी ऑफ फंड्स आर गोइंग टू बी बेस्ट सूटेड। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन देयर वाज अ टैक्स आर्बिट्रेज, जहां पे डिविडेंड जो है टैक्स फ्री होते थे, दीज फंड्स वर वेरी वेरी पॉपुलर, क्योंकि यहां पे आपको एक प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो मिलता है दोस्तों। इसीलिए यहां पे जो है दोस्तों आपको जो है बहुत ज्यादा कस्टमर को कंफर्ट मिलता है और यहां पे कस्टमर निवेश करता है। अगेन अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहां पे जो है डिविडेंड हिस्ट्री में भी जा सकते हैं और यहां पे आपको दिखेगा कि हर महीने मोस्ट ऑफ दिस फंड्स आर गोइंग टू गिव यू अ रेगुलर कैश फ्लो। जैसे कि यहां पे जो फोकस है वो रेगुलर कैश फ्लो पे है, इसका मतलब आपको समझना है दोस्तों, यहां पे फंड मैनेजर जो है वो फंड की वॉलेटिलिटी को काफी रिड्यूस करके रखता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको हर महीने कैश फ्लो जनरेट करना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब दिस कैटेगरी ऑफ फंड्स आर गोइंग टू हैव अ वेरी लो स्टैंडर्ड डेविएशन।
अगर आप यहाँ पे रिस्क में जाएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा भैया कि ये कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो काफी कम है। रिस्क में जाइए, रिस्क में जाके जब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो ऑन एवरेज आप देखेंगे 6 7 या मैक्स 8 जो अच्छे फंड्स हैं उनका होता है। So this is a category where you are going to get a lesser standard deviation and you are going to get a lesser risk, but you are going to get a predictability in the return side. तो अगर आपका कोई कस्टमर है जो एफडी के बैकग्राउंड से आ रहा है, आप उसको ये काइंड ऑफ फंड दे सकते हैं। या अगर आप एक डेट फंड का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स आर गोइंग टू बी अ गुड फिट, जहां पे आपको डेट इतना तो रिस्क, डेट से तो थोड़ा ज्यादा रिस्क होगा, लेकिन आपको आपके रिटर्न की प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेन एवर यू आर सेलेक्टिंग अ बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी ऑफ फंड्स, नेवर सेलेक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स। बिकॉज आप बैलेंस एडवांटेज या बैफ कैटेगरी के फंड्स क्यों चूज कर रहे हैं? यू वांट टू चूज दिस फंड बिकॉज ऑफ द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। तो जब भी आप एक बैफ को चूज कर रहे हैं, ऑलवेज लुक फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्पे रेशियोज। इन दोनों को देख के जो बेस्ट ऑप्शन हो वो चूज करना है। सिर्फ रिटर्न को देख के आप बैफ कैटेगरी के फंड्स को नहीं चूज करेंगे, क्योंकि यहां पे आपका मोटिव जो है वो क्या है? यहां पे आपका मोटिव है प्रेडिक्टेबल रिटर्न जनरेट करना, रिटर्न्स को ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होना, रिस्क को कम करना, और इसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और जो है शार्पे रेशियोज दोनों का ध्यान रखना चाहिए। So this is going to be another category which is going to be helping you in deciding on what kind of BAFs you need to choose and why you are going to be choosing a balance advantage category fund. Now once you are clear on that, let's move to the next category। जो अगला कैटेगरी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, वो है, लेट मी सी, दिस इज गोइंग टू बी मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या है दोस्तों? दीज आर वेरी यूनिक फंड्स विच मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इग्नोरिंग। ये मल्टी एसेट फंड्स क्या होते हैं दोस्तों? इसमें आपको इक्विटी और डेट के अलावा जो है दूसरे एसेट क्लास में भी निवेश होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज। इस तरीके के जो, अगर आप अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो को रियल मायने में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, दूसरे एसेट क्लास में निवेश कराना चाहते हैं, तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड चॉइस। यहां पे आप इक्विटी डेट के अलावा दूसरे एसेट्स क्लास में भी निवेश कर सकते हैं, और इसके लिए आप इस कैटेगरी ऑफ फंड्स को जरूर देखें। इसको अगर आप इनमें फंड्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो सबसे पहला आपका क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये कि भैया ये फंड कौन कौन से एसेट क्लास में निवेश कर रहा है। तो मैंने आप कुछ खोल रखे हैं, जैसे देखिए क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। अगर आप इनके एसेट एलोकेशन को देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इक्विटी में उनका 50+% का एक्सपोजर है, डेट में 10% एक्सपोजर है, कमोडिटीज में 10% एक्सपोजर है, रियल एस्टेट में एक्सपोजर है, और कैश में वो अभी 22% पे बैठे हैं। So what I'm trying to tell you is the purpose of selecting a multi-asset allocation fund is to give your client diversification in terms of asset class। हम एसेट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्लाइंट को वेरियस अदर एसेट क्लास देना चाहते हैं। इक्विटी हमने दिया, डेट हमने दिया, अब इसके अलावा क्या? उसके लिए आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देख सकते हैं, जहां पे इस फंड ने आपको कमोडिटीज में एक्सपोजर दिया है, रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर दिया है। So this is going to be another way to diversify your client portfolio, जहां पे आप कस्टमर के पैसे को दूसरे एसेट क्लास में भी निवेश करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूटीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। यहाँ पे उन्होंने इक्विटी दिया है, डेट दिया है, कमोडिटीज दिया है, और कैश में वो बैठे हैं। यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है। यहाँ पे इक्विटी है, डेट है, कमोडिटी है, रियल एस्टेट है, और कैश है। So this is going to be something which is going to, in a meaningful way, diversifying your client's portfolio।
So my suggestion to you would be, please keep this aspect in mind that whenever you want to diversify, multi-asset funds are going to be a good choice. And whenever you're selecting a multi-asset fund, look into the portfolio कि भाई इक्विटी और डेट के अलावा वो दूसरे एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. And then you can look into the Sharpe ratios and other things so that you can choose a good one. Okay. We have discussed multi-asset allocation fund. I am going to discuss two more with you. The other category which I want to discuss with you is going to be arbitrage fund. Now, what are arbitrage fund? These are the funds where you are going to get a equity taxation with a debt fund or liquid category risk profile. ये ऐसे फंड्स हैं जहां पे आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, लेकिन जो फंड का रिस्क है वो लिक्विड या डेट फंड के बराबर होता है. तो अगर आप जो है डेट कैटेगरी में या लिक्विड कैटेगरी में पैसा शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, उससे बढ़िया आप आर्बिट्रेज फंड को ले सकते हैं. लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखें दोस्तों तो 7.43% है. अगर आप किसी भी लिक्विड फंड से कंपेयर करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वन. तो मैं चाहता हूं कि आप आर्बिट्रेज फंड को भी एग्रेसिवली प्रमोट करें, क्योंकि ये जो कैटेगरी ऑफ फंड्स है दिस आर गोइंग टू बी वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू लिक्विड फंड्स. क्योंकि लिक्विड फंड में जो भी रिटर्न बनता है, जो भी रिटर्न आता है, वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है. वेरस अगर आप आर्बिट्रेज फंड में निवेश कर रहे हैं और 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो 1.25 लाख तक का कैपिटल गेन जो है आपका टैक्स फ्री है, और उसके बाद 12.5% का आपको टैक्स देना है. सो अगर आपके पास HNI क्लाइंट्स हैं, जो FD वाले क्लाइंट्स हैं, अगर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा लॉक इन भी नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है एक बेटर टैक्स आर्बिट्रेज भी मिलता है. So I want you guys to look into this fund in case you are going, or in case you are looking for an alternative to liquid funds. अगर आप लिक्विड फंड का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आप जो है इस कैटेगरी ऑफ फंड्स, आर्बिट्रेज फंड्स को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि यह आपको एक बहुत अच्छा जो है ऑल्टरनेटिव दे सकता है. कैसे एक आर्बिट्रेज फंड को चूज करना है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं. लेट मी गो टू आर्बिट्रेज फंड कैटेगरी एंड शो यू हाउ यू आर गोइंग टू बी पिकिंग अप. अगर आप एक आर्बिट्रेज फंड को चूज करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो है, हम जो है, जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि इन कैटेगरीज ऑफ फंड में हमारा फोकस रिटर्न्स पे नहीं, हमारा फोकस वॉलेटिलिटी पे होना चाहिए. सो आप जब रिस्क पैरामीटर्स चूज देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जरूर देखें. जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना आपके लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को ना देखें, आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ शार्पे रेशियोज को भी जरूर देखें, which is going to be a good way to look into it. जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है, शार्पे रेशियो सबसे कम है. सो दिस इज गोइंग टू बी नॉट अ गुड चॉइस. आपको दोनों का एक फाइन बैलेंस बना के चलना है, विच इज गोइंग टू हैव अ लुक इनटू इट. नाउ मेरा आपको सजेशन होगा कि आप जो है यहाँ पे, जैसे वैल्यूसेज खुद फंड्स को रेट करता है, तो यहाँ से जो है आप 5 स्टार रेटेड आर्बिट्रेज फंड्स को देख सकते हैं, जैसे इन्वेस्को का है, कोटक का है. This can be a good choice for you to select arbitrage fund for a longer period of time. Okay, so आप अगर आर्बिट्रेज फंड लेना चाहते हैं तो सिर्फ रिटर्न्स को ना देखें, आप ओवरऑल पैरामीटर्स को देख के और सिंपली आप जो है रेटिंग्स देख के भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप आर्बिट्रेज कैटेगरी में एक फंड चूज करना चाहते हैं. Now, the last category in hybrid funds which I want to discuss with you is going to be equity saving funds. Equity saving funds क्या होते हैं दोस्तों? These are going to be funds where you are going to get equity taxation but risk lesser than the BAF category. ये जो इक्विटी सेविंग्स फंड्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो बैलेंस एडवांटेज फंड जो होता है ना दोस्तों, जो डायनामिक एसेट एलोकेशन है, इससे कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है. सो द हायरार्की विल बी समथिंग लाइक दिस: aggressive hybrid, then you are going to have BAFs, then you are going to have what we say multi-asset allocation funds, then you are going to have equity saving funds, and then you are going to have arbitrage funds. ये यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क है दोस्तों, और यहाँ पे सबसे कम रिस्क है. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं. इक्विटी सेविंग्स फंड्स में क्योंकि आपको रिस्क थोड़ा कम रहता है बैफ कैटेगरी से, और आप जो है यहाँ पे आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है,
दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग विच यू कैन ऑप्ट फॉर। यहाँ पे जो मोटिव होता है दोस्तों ये है कि भाई मैं इक्विटी में पार्टिसिपेट भी करूं, लेकिन मुझे इक्विटी फंड से रिस्क जो है काफी कम चाहिए। इक्विटी में अगर बड़ा इक्विटी के ग्रोथ को अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप जो है इक्विटी सेविंग फंड्स को जरूर देख सकते हैं। बिकॉज इक्विटी सेविंग फंड्स आर गोइंग टू हैज योर रिस्क। यहाँ पे वो क्या करते हैं दोस्तों, इक्विटी में जब वो निवेश करते हैं तो उसको वो हेजिंग करते हैं। मतलब वो सपोज उन्होंने स्टॉक खरीदा तो उसको वो डेरिवेटिव में वो या तो फ्यूचर में या ऑप्शन में उसको हेज कर लेते हैं, ताकि उनको स्टार्टिंग से पता होता है कि भैया उसमें क्या रिटर्न बनने वाला है। वहां पे नीचे डाउन साइड रिस्क जो है वो काफी कम होता है। तो आप जो है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इक्विटी कैटेगरी या इक्विटी सेविंग फंड्स को भी प्लान कर सकते हैं, जहां पे आपको जो है दोस्तों एक कम रिस्क के साथ एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है। सो दीज आर द सम ऑफ द कैटेगरीज। इसमें बाकी भी काफी कैटेगरीज हैं विच आर नॉट सो पॉपुलर एज में से। The popular categories in aggressive hybrid funds are going to be BAFs, because balance advantage funds are something which people love because we all love predictability. Yes, तो हमको चाहिए भैया कि हमारे फंड में जो predictability काफी हो, तो आप उसको देख सकते हैं। देन यू आर गोइंग टू हैव ऑप्शन ऑफ आर्बिट्रेज फंड, जो आप लिक्विड का ऑल्टरनेटिव के रूप में देख सकते हैं। Then you are going to have equity saving funds, which is going to be a good alternative to those who are looking for FD kind of a return without a huge risk. And aggressive hybrid funds are not my favorite, because it is not going to have sufficient risk reward ratio to go for. Okay, so these are the categories which you are going to be looking at, and I am pretty sure that if you are going to have that clarity कि भाई हाइब्रिड फंड्स क्यों देना है, और देना है तो कौन सा देना है, और देते समय क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है, सो आई थिंक यू आर गोइंग टू बी इन द राइट पाथ। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, आई वुड बी हैप्पी टू टेक इट अप।